वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरिता क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब। तो आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके पहले मेन फीचर्स देख लेते हैं हम लोग कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, मीन्स कब ये पास आउट हुआ, कब इफेक्ट में आया। ठीक है, तो जो पहले देखते हैं कि इसको कॉमनली क्या कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कॉमनली हम फेमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये पास्ड हुआ था हमारा 1999 में और इफ़ेक्ट में आया था हमारा 1 जून 2000 को। ओके, 1 जून 2000 को ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि इसने फेरा एक्ट को रिप्लेस किया था, जो था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पहले ही एक्ट था, तो फिर फेमा को लाने की क्या नीड हुई, क्या रिक्वायरमेंट हुई। तो देखो, फेरा एक्ट आया था हमारा 1973 में। ठीक है, और इसका मेन एम था फेरा एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कि उस टाइम जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी की जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल करा जा सके, और जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उसको रिज़र्व करके रखा जा सके और उसको इस तरह से यूज़ करें ताकि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था फेरा का वो ये था। बट उसकी वजह से जो फेरा एक्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया था, बहुत कंट्रोलेबल एक्ट बनाया गया था, जिससे कि उसमें जो प्रोविज़न थे फेरा एक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडिया की वो भी लो हो गई थी। ठीक है, तो फिर ये सोचा गया कि भाई ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट भी किया जा सके और जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सके। तब ये फेमा एक्ट लाया गया था। तो ये रीज़न था हमारा फेमा एक्ट को लाने का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाने का। तो जैसे ये नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये मैनेजमेंट एक्ट है, इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना ताकि फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन भी हो सके, जो मनी लॉन्ड्रिंग की इंसिडेंट्स है उनको रोका जा सके, और जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा मेन एम। अब नेक्स्ट है कि हमारा इसका हेड ऑफिस कहाँ है। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, जिसको हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके मेन फीचर्स। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखो, फेमा और फेमा दोनों का ही मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, मींस जो फॉरेन करेंसी का जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज़ की जो डीलिंग होती है उसको रेगुलेट करना, उसको इंक्रीज़ करना ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। ठीक है, तो यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, एंड टू असिस्ट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन फॉरेक्स मार्केट। ठीक, मीन्स इंडियन जो फॉरेक्स मार्केट है जहाँ पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है उसको इस तरह से मेंटेन करना, उसको डेवलप करना ताकि हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है वो बढ़ सके। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल ट्रेड है, पेमेंट्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं बाहर की कंट्री से, उसको भी इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो ये मेन एम था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, फेमा एक्ट की कहाँ कहाँ इसको एप्लीकेबल करा गया है। तो पहला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज होता है मीन्स जब भी कोई कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज होता है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो देखो, एक तो रीज़न ये होता है कि जब भी कोई कंट्री का पर्सन किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको उस कंट्री के करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक इसलिए भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट होता है कि भाई देखो, हमारी कंट्री की जो करेंसी है और हर कंट्री की करेंसी पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, कुछ ही करेंसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि डॉलर। ठीक है, तो डॉलर पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, और अगर हम किसी कंट्री से हमें कुछ भी ट्रेड करना है, कुछ भी सामान का परचेज़ करना है तो हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इसलिए भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में भी हमारा फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ की डीलिंग में, उनके सेल में, विड्रॉल में भी फॉरेन फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी कमोडिटी एंड सर्विसेज। अगर हम किसी भी कमोडिटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग सर्विसेज हो गया, फिर कोई भी कमोडिटी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, तो उसके लिए भी हमें उस पे भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज, इन पर भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन कंट्री और आउटसाइड ऑफ कंट्री, ठीक है। कोई भी सिटीजन हो इंडियन, कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो हमारी कंट्री में रह रहा हो या फिर किसी और कंट्री में रह रहा हो, उस पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेबिलिटी फेमा एक्ट ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं कि इसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला इसका प्रोविज़न था हमारा डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि इसके सेक्शन 3 में दे रखा है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करना चाहता है, मींस वो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना चाहता है, तो इसके लिए उसको आरबीआई की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और आरबीआई ही डिसाइड करेगा कि वो कितने तक फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, कितनी लिमिट तक फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कर सकता है। और इसके लिए आरबीआई एक ऑथराइज पर्सन नियुक्त करेगा, जो पर्सन ही ये डीलिंग करवाएगा, ठीक है। तो ये इस सेक्शन 3 में दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। तो ये इसके सेक्शन 4 में दे रखा है, इस एक्ट के सेक्शन 4 में दे रखा है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट, वो अगर बाहर की करेंसी अक्वायर करना चाहता है, प्रोसेस करना चाहता है, तो उसके लिए उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी और आरबीआई ही डिसाइड करेगा कि कितनी लिमिट तक वो पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 4 में दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये इसके सेक्शन 5 में दे रखा है इसके बारे में। तो पहले ये देखो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी हमारा इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसमें 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। उसको पहला होता है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मर्चेंटाइज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड होंगे, जिससे हमारी करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, ठीक है। और ये जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे जो भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इस अकाउंट ट्रांजैक्शन में वो सभी ट्रांजैक्शन आती हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं। लाइक अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेना हो, या फिर किसी कंट्री को एड देना हो, या बैंकिंग सर्विसेज में एड प्रोवाइड करना हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना हो, इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमारा फेमा एक्ट में दे रखा था। तो पहला क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इन्होंने बोला था कि अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को डील करता है, मींस उसको सेल करता है या विड्रॉ करता है, तो वो आरबीआई की परमिशन से किसी ऑथराइज्ड पर्सन से ही वो डीलिंग कर सकता है, ठीक है। ये इस फेमा एक्ट में दे रखा था। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसमें भी सेम कंडीशन थी कि अगर कोई पर्सन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के थ्रू फॉरेन सिक्योरिटीज़ की डीलिंग करता है, उसको सेल और विड्रॉ करता है, तो उसको आरबीआई की परमिशन लेनी होगी और वो अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही ये कर सकता है। और आरबीआई डिसाइड करेगा कि वो कितने अमाउंट तक ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से क्या कह सकते हैं कि फेमा ने आरबीआई को एक सोल अथॉरिटी बता दिया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इसके सेक्शन 7 में दे रखा है। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि
अगर कोई एक्सपोर्टर अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो उसको ये आरबीआई को बताना होगा कि उसने कितनी वैल्यू तक एक्सपोर्ट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, ये उसको रिवील करना होगा आरबीआई को। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रोविज़न थे फेमा एक्ट के। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि भाई फेमा एक्ट क्या है। बेसिकली ये इसलिए आया था कि जो भी हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की और ब्लैक मार्केटिंग की जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको रोका जा सके और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसका ग्रोथ हो और इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये था हमारा फेमा एक्ट के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।